ओके जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा एक आई की डिज़ीज़ है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद फ़ियल फ़ील्ड इफ़ेक्ट्स। ठीक है? मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिवली नर्व डैमेज हो रही होती है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है? ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद वियल फ़ील्ड इफ़ेक्ट, और उसके साथ-साथ वियल फ़ील्ड में भी डिफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं कि वियल फ़ील्ड पूरी नहीं नज़र आ रही होती बंदे को, ठीक है? जो ग्लाउकोमा कोई पेशेंट होगा उसकी क्या सिम्पटम्स होंगे कि उसको साइड वाली चीज़ें नहीं नज़र आ रही, ठीक है? टनल विज़न है, दरमियान वाली चीज़ें सिर्फ नज़र आती हैं, तो इसका मतलब है कि वियल फ़ील्ड साइडों से फ़ील्ड उड़ रही है, जा रही है, नज़र नहीं आ रहा। और आगे क्या है उस डेफिनेशन में कि रेज़्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर, ठीक है ना? इसको आपने एज़ इट इज़ रट्टा लगा लेना है क्योंकि ये एक्यूरेट डेफिनेशन ग्लाउकोमा की यही है। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि ग्लाउकोमा की डेफिनेशन में बस रेज़्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज़ कॉल्ड ग्लाउकोमा। तो रेज़्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर ग्लाउकोमा का नाम नहीं है। बहुत सारी और डिज़ीज़ेज़ हैं जिनमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज़ हुआ होता है, उनको उसको ग्लाउकोमा नहीं कह सकते हम। ग्लाउकोमा के लिए ज़रूरी है कि प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो, यानी नर्व डैमेज हो रही हो, ठीक है ना? और वियल फ़ील्ड भी उड़ रही हो, ठीक है? इन विच ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। ये मानने वाली बात है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर हमेशा ही रेज़ हुआ होता है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसी रेज़ ऑक्यूलर प्रेशर की वजह से ही वियल फील्ड इफेक्ट्स आ रहे हों। लेकिन और भी काज़ेज़ हो सकती हैं, इसलिए हम डेफिनेशन को इस तरह करेंगे और खाली इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज़ नहीं कहेंगे, ठीक है? तो चलें अब बात कर लेते हैं जी, ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज़ कैसे होता है और क्या पैथोलॉजी है इसके पीछे। तो सबसे पहले उसके लिए समझना ज़रूरी है कि जो है तो एक्वस ह्यूमर क्या चीज़ है। रेज़्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर का मतलब क्या है कि कौन-सा प्रेशर बढ़ेगा, एक्वस ह्यूमर का प्रेशर बढ़ेगा या विट्रस का बढ़ेगा, ठीक है ना? इंटीरियर चैम्बर का बढ़ेगा या पोस्टीरियर चैम्बर का बढ़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ आपको आ जाएँगी तो फिर ग्लाउकोमा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और नेक्स्ट फिर अ हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप देख लें कि ये मैंने कॉर्निया बनाया है। अच्छा, ये कॉर्निया मैंने कट किया हुआ है, कट, ठीक है ना? इससे आगे भी ये पूरी आई पे कॉर्निया होता है ना, ये एक साइड मैंने बनाई है सिर्फ़ समझाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये ज़ोन्यूल के साथ लेंस लगा हुआ है, ठीक है? ये भी आधा ही बनाएँगे हम क्योंकि आधी-आधी डायग्राम ही बनाई है हमने एक साइड की, ठीक है? ये लेंस लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इधर तक ही बनाएंगे, ठीक है? तो समझ लें आपके पहले आपको पता होना चाहिए इंटीरियर चेंबर क्या है, पोस्टीरियर चेंबर क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, ठीक है ना? और विट्रियस ह्यूमर क्या है, समझ रहे हैं? ये जो मैंने बनाया जी ये है कॉर्निया, ठीक है? बाहर वाला स्ट्रक्चर, ये कॉर्निया है। कॉर्निया के जो पीछे का पोर्शन होता है, ठीक है ना? यहाँ से आगे आपको कॉर्निया मिलेगा, इससे पीछे क्या स्क्लेरा मिलेगा, ठीक है ना? सिर्फ इंटीरियरली कॉर्निया होता है ना, पोस्टीरियरली तो नहीं होता। आगे आगे कॉर्निया मिलेगा और पीछे यहाँ से पीछे आप कर लें यहाँ से मिल के, तो क्या मिलेगा आपको? स्क्लेरा मिल जाएगा, ठीक है? अब कॉर्निया के नीचे क्या होता है जी? आइरिस होता है, ये पूरे का पूरा आइरिस है, ठीक है? यहाँ से आगे इस लाइन से आगे, यहाँ से आगे आइरिस है, ठीक है? और ये उसकी एपिथेलियम है, एपिथेलियम, और ये इंटीरियर पोर्शन, ठीक है? ये पोस्टीरियर पोर्शन, और ये है सिलियरी बॉडी, ठीक है? और ये सिलियरी बॉडी की प्रोजेक्शंस हैं, समझ गए आप? अच्छा, तो ये है पोस्टीरियर चेंबर और ये होता है इंटीरियर चेंबर, समझ रहे हैं आप? आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेंस के आगे और आइरिस के पीछे जो चेंबर होता है उसको कहते हैं जी पोस्टीरियर चेंबर, और कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में जो चेंबर होता है उसको कहते हैं इंटीरियर चेंबर, ठीक है? अब देखें कि जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, वो सिलियरी एपिथेलियम से प्रोड्यूस हो रहा होता है, इधर से। ये सिलियरी एपिथेलियम है, ठीक है? यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होगा और यहाँ पे ही गिर रहा होगा, ठीक है ना? तो इसका फ्लो किधर होता है जी? इसका फ्लो होता है इधर से प्यूपल के ज़रिए, यानी इधर भी एक ज़ाहिर है आइरिस होगा ना, इधर भी कॉर्निया होगा आगे पूरे का पूरा, और लेंस से होता हुआ प्यूपल से गुजरेगा, इधर आगे आएगा और फिर यहाँ से इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा और यहाँ से आगे
ये ट्रेबेकुलर मशवर्क और कैनाल ऑफ श्लेम एंड फिर स्क्लेरल वेन के ज़रिए से बाहर ड्रेन आउट होता है, ठीक है ना। तो ये आपको रास्ता पता होना चाहिए उसका कि प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, जा कहाँ रहा है, ठीक है। यहाँ से प्रोड्यूस हुआ सिलियरी एपिथेलियम से और चला गया, ठीक है। अब सिलियरी जो बॉडी है ना, ये सिलियरी बॉडी पूरी की पूरी, इसके दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है ना। ये होती कैसी है जी, इसका कट सेक्शन अगर हम देखें तो ट्राइंगल इस तरह की बन रही है, देखें ना ट्राइंगल, ठीक है, बन रही है। और इसकी विड्थ होती है 6 मिलीमीटर ओरा सिराटा से आगे। ओरा सिराटा वो जगह होती है ना जहाँ पे आपको पता है कि जो इंटरनल वाली लेयर है, यानी जो हमारे पास रेटिना है, रेटिना ख़त्म जिधर हो रही है ना, रेटिना की एपिथेलियम, तो वहाँ से वहाँ उस जगह को ओरा सिराटा कहते होते हैं, ठीक है। और ओरा सिराटा से आगे सिलियरी बॉडी शुरू हो जाती है, उससे पीछे उसको कोराइड कहेंगे इस पूरे ट्रैक को, ठीक है ना। और सिलियरी बॉडी, कोरोइड और ये जो आइरस है, ये एक ही लेयर की प्रोजेक्शन है ना सारी, यानी कोरोइड की प्रोजेक्शन है आगे, ये दोनों भी। तो इन तीनों को मिला के क्या कहते होते थे हम जी, हम इनको कहते होते थे यूवियल ट्रैक, ठीक है। ये अपनी बातें बस याद रखनी है, रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब जो सिलियरी बॉडी है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर सरफेस होता है, आउटर ये बाहर वाला पार्ट कॉर्निया की या स्क्लेरा की साइड का पार्ट, स्क्लेरा के साथ जो जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं पार्स प्लेना, ठीक है, इसको पार्स प्लेना कहते हैं। और इंटीरियर जो पार्ट है ये इंटीरियर पार्ट, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, इनको क्या कहते हैं जी, सिलियरी प्रोसेसेस कहते हैं। ये प्रोसेसेस मैंने बता दिया आपको, ऐसे जो सिलियरी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, बल्कि ये आगे होते हैं, जोनियल पीछे लगे होते हैं, बहरहाल, ठीक है। तो इसको कहेंगे पार्स प्लेकिटा। इंटीरियर जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट और सिलियरी प्रोसेसेस जो कंटेन कर रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको मैं ड्रा करूँ अगर तो ये कह सकता हूँ, ये जो पार्ट है ना पार्स प्लेकिटा है, और ये पार्स प्लेना है, प्लेन एरिया है ना ये पीछे वाला, तो इसको पार्स प्लेना कहते हैं, ठीक है। बस आपने याद रखना है, प्लेकिटा, पार्स प्लेकिटा एंड पार्स प्लेना। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात जिधर आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो ये है ना कि जो एंगल बन रहा होता है ना, जो आप कहते हैं कि इंटीरियर एंगल ब्लॉक हो गया जी, इंटीरियर एंगल ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से ग्लोकोमा हो गया, तो ये हो गया वो हो गया, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से मतलब जो निकल ही नहीं रहा, मतलब प्यूपल के ज़रिए से ड्रेन आउट नहीं हो रहा एक्वस ह्यूमर, नहीं, बल्कि इंटीरियर एंगल का मतलब ये है कि इंटीरियर चेंबर का एंगल जो आइरस और कॉर्निया के दरमियान में होता है, ठीक है ना, ये एंगल ब्लॉक हो जाता है। यानी कि आइरस किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, कॉर्निया के साथ, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे कि इंटीरियर चेंबर क्या हो गया जी, इंटीरियर चेंबर का एंगल ब्लॉक हो गया, क्योंकि इसी एंगल के पीछे ट्रेबेकुलर मशवर्क था ना, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि छोटे छोटे सुराख वाली छन्नी है, एक छन्नी कह सकते हैं इस एरिए को, ठीक है ना। तो इधर से ही ड्रेन आउट पहले होता है एक्वस ह्यूमर, और फिर किधर जाता है, कैनाल और श्लेम के ज़रिए से फिर नेक्स्ट मूव आउट करेगा, ठीक है ना। ओके जी, तो मैं आपको ये एंगल समझा रहा था और एंगल ब्लॉकेज समझा रहा था, उसी के साथ मैंने सोचा कि आपको समझा लेते हैं जी गोनियोस्कोपी, ठीक है। गोनियोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसके ज़रिए से आप एंगल ब्लॉकेज की डिग्री मालूम करते हैं, ठीक है, कि एंगल जो आगे वाला ये एंगल है किस डिग्री पे, किस ग्रेड का ब्लॉक हुआ है, फर्स्ट डिग्री का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, 0 ग्रेड का है, कौन से ग्रेड का है, ठीक है। या फिर साइनिकी बने हुए, मतलब पूरे का पूरा जो है कॉर्निया ही अगर आइरिस के साथ जुड़ ही जाए पूरे का पूरा, तो उसको कहते हैं कि इंटीरियर साइनिकी बन गया है, ठीक है ना। कॉर्निया और आइरिस जुड़ गए, उसको साइनिकी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखें जी, गोनियोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जिसमें यूज़ होता है जी गोनियो लेंस, एक लेंस यूज़ होता है इसमें, ठीक है ना। गोनियो लेंस यूज़ होता है। इस गोनियो लेंस का क्या काम है, ये आप अगर डायरेक्ट कॉर्निया को देखेंगे ना लाइट लगा के स्लीट लैम्प के जरिए से, तो आपको कॉर्निया जो है तो कॉर्निया के एंगल्स नहीं नजर आएंगे, क्यों? क्योंकि उधर हो रही होती है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसकी वजह से हम अब देख नहीं सकते उसके जो है एंगल्स को, ठीक है ना।
और ग्रेड्स को, ठीक है ना, कि कितने किस लेवल पे जो है वो हुआ है ब्लॉकेज। जबकि गोनियो लेंस, आपने याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकता है कि गोनियो लेंस जो है ना ये क्या करता है जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शन इसको ख़त्म करता है, और फिर आपको ये जो एंगल्स हैं और ग्रेड्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि एंगल किस एंगल पे ब्लॉक आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए चार चीज़ें होती हैं जिनसे ये एंगल बना होता है, ठीक है। एक होती है सिलियरी बॉडी, ये मैंने इस तरह से डायग्राम बनाई है ना कि आपको बड़ी इजीली समझ आएगी। सबसे अंदर होती है सिलियरी बॉडी, ठीक है ना। सिलियरी बॉडी होती है जी, उसके बाहर होते हैं स्क्लेरल स्पर दूसरे नंबर पे, ठीक है, स्क्लेरल स्पर। ओके जी, दूसरे नंबर पे जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो है स्क्लेरल स्पर, ठीक है ना। स्क्लेरल स्पर के बाद तीसरी चीज़ जो नज़र आ रही होती है वो है श्वाबे लाइंस, ठीक है, श्वाबे लाइंस कहते हैं। और सबसे बाहर नज़र आने वाली चीज़ जो होती है ना उसको कहते हैं जी ट्रेबिकुलर मशवर्क्स, यानी कि इस तरह के सुराखों वाला जो पोर्शन होता है ना एंगल का, उसको कहते हैं श्वाबे लाइंस, ठीक है। श्वाबे वो उसको कहते हैं ट्रेबिकुलर मशवर्क, सॉरी श्वाबे तो उससे अंदर है ना, ठीक है। अब देखें अगर तो एंगल ग्रेड, अब ग्रेडिंग इसकी देखते हैं कि ग्रेडिंग किस तरह से है, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ से इसको मैं साफ करके ग्रेड्स लिख लेता हूँ, ठीक है। ग्रेड 4 से शुरू होगा और ग्रेड 0 तक जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेड 4 कब होगा और ग्रेड 3 2 1, ग्रेड 4 लिखने पहले, ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0, ठीक है। देखें ग्रेड 4 उस सूरत में होगा ना गोनियोस्कोपी में एंगल का, ठीक है, जब ये चारों चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको सिलियरी बॉडी भी नज़र आ रही है सबसे अंदर वाली, स्केलेटल स्पर उसके बाहर आपको श्वाबे लाइंस नज़र आ रही हैं और ट्रेबिकुलर मशवर, ठीक है। ग्रेड 4 हो गया, सब नज़र आ रहा है, ठीक है। और ग्रेड 3 कब होगा, जब एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, यानी सिलियरी बॉडी नज़र नहीं आ रही, बाकी तीन बाहर वाली नज़र आ रही, तो ग्रेड हो गया 3, ठीक है ना। सिलियरी बॉडी इधर नहीं नज़र आ रही, इधर सारी नज़र आ रही, सिलियरी बॉडी सिर्फ गायब हो गई है, ठीक, मतलब थोड़ा सा ब्लॉकेज आया हुआ है, ठीक हो गया। अब क्या होगा जी, ग्रेड 2 होगा, ठीक है। ग्रेड 2 होगा, उसमें ये होगा कि स्क्लेरल स्पर, सिलियरी बॉडी प्लस स्क्लेरल स्पर, ठीक है ना, ये दोनों गायब हो जाएंगे, नहीं नजर आएंगे। ग्रेड जो 1 है उसमें ये होगा कि श्वाबे लाइंस बी इनके साथ ऐड होगी, स्क्लेरल स्पर प्लस श्वाबे लाइंस, ठीक है। और ग्रेड 0 वो है कि पूरे के पूरे चारों नज़र नहीं आ रहे, यानी सिलियरी बॉडी, स्क्लेरल स्पर, श्वाबे लाइंस, ट्रेबिकुलर मशवर्क, ठीक है। ये चारों के चारों नज़र ना आए तो ग्रेड 0 है। और ग्रेड 0 से आगे का लेवल जो होता है ना वो होता है जी पेरिफेरल इंटीरियर साइनिकी, इसको कहते हैं पास। पेरिफेरल इंटीरियर साइनिकी का मतलब यह है कि पूरा कॉर्निया पूरे आइरिस के साथ जुड़ गया है, ठीक है ना, एंगल शेंगल तो नज़र ही कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गोनियोस्कोपी में जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ें थी ना वो मैंने आपको पहले पहले बता दी हैं, ठीक है। अब देखें जो होता है ना एक्वस ह्यूमर, ओके जी, तो जो होता है ना एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एक क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो सिक्रेट होता है जी सिलियरी एपिथेलियम से और पहले जाता है जी पोस्टीरियर चैम्बर में, जो मैंने आपको बताया था कि लेंस के आगे और आइरिस के पीछे का जो चैम्बर है उसको पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। वो प्यूपल से होता हुआ आगे जाएगा इंटीरियर चैम्बर में। इसकी कंपोजिशन ये होती है कि देखें क्लियर फ्लूइड है और इसके अंदर 99.9% वाटर होता है, बाकी 0.1% सॉलिड्स होते हैं, एंड प्रोटीन्स बहुत लेस मिकदार में होती हैं, और इसमें सेल्स कोई नहीं होते बाकी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो तकरीबन 30% से भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। जितना प्लाज्मा में है ना एस्कॉर्बेट, या विटामिन सी भी कहते हैं ना एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, 30% से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव पावर है इस एक्वस ह्यूमर की, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को मिला के, ठीक है। इसकी मिकदार तकरीबन 0.30 मिलीलीटर होती है दोनों चैम्बर्स में आगे वाले, ठीक है। और ये सिक्रीट हो रहा होता है 0.3 माइक्रोलीटर पर मिनट, और इसी हिसाब से फिर ड्रेन भी ज़ाहिर हो रहा होता है, ड्रेन आउट, ज़ाहिर है ड्रेन आउट ना हो रहा हो तो उधर ही जमा रही है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि सबसे पहले तो ये क्या करता है जी,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स को। आपको पता है एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स हमारी कौन सी, लेंस के अंदर कोई वसल्स हैं, ब्लड वसल नहीं है, ठीक है ना। एक तो लेंस हो गया और आगे कॉर्निया हो गया, ये एवास्कुलर है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इनके अंदर ब्लड वेसल्स नेचर ने रखी होती तो फिर तो ये ओपैक हो जाते, इनमें से रोशनी कैसे गुजरती, रोशनी ना गुजर सकती। इसलिए इनकी जो न्यूट्रिशन है वो एक्वस ह्यूमर के ज़रिए से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या है एक्वस ह्यूमर का, जो है तो स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल को मेंटेन करना, इंटीरियर पार्ट जो है आई का है उसको इन्फ्लेट करके रखना। आई बाल के अंदर कुछ भरा होगा तभी इन्फ्लेम्ड रहेगी ना, वरना तो वो ऐसे पीछे की जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि एक्वस ह्यूमर तो अगले चेंबर में लेंस से आगे आगे सारा काम हो रहा है, ब्लॉक भी उधर हो रहा है, तो इसकी वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्यों हो रही है। तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी इस वजह से हो रही है और रियल फील्ड इफेक्ट इस वजह से आ रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है। देखिए ना इंटीरियर चेंबर में अगर पानी जमा होना शुरू हो गया ये एक्वस ह्यूमर, तो जमा होते होते फिर आई बाल को क्या करेगा, जोर डालना शुरू करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा आई के अंदर टोटल। तो फिर ज़ाहिर है पीछे विट्रस भी दबेगा, लेंस भी दबेगा, तो पीछे जो रेटिना है, रेटिना के जो पार्ट्स हैं और ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व है, वो भी सप्रेस होगी, दबेगी, तो उसकी वजह से वो डैमेज आएगा उसमें, ठीक है, प्रेशर कंटिन्यू उसकी वजह से। और फिर ज़ाहिर है उधर डिफेक्ट आएगा तो विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आएगा। तो एट द एंड ग्लाउकोमा फिर वो ये हो जाता है कि प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी with visual field defects in which raised intraocular pressure is one of the major risk factor। तो raised intraocular pressure का मतलब एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, उसकी वजह से इंट्राocular प्रेशर पूरी की पूरी आई में ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। प्रेशर सिर्फ इंटीरियर चेंबर में, इंटीरियर एंगल में या इंटीरियर पोर्शन में ही नहीं होगा, बल्कि प्रेशर तो पूरी आई में डेवलप होगा, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ओके जी, तो जो प्रोसेस होता है ना एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन का, वो इस तरह होता है कि जो सिलियरी एपिथेलियम है ना, सिलियरी एपिथेलियम के पीछे क्या है जी, सिलियरी बॉडी में ज़ाहिर ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल नज़र आ रही है आपको, ये ग्रीन कलर में जो ट्रैक है ब्लड वेसल है, इसको समझ लें, ठीक है। सिलियरी एपिथेलियम से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं जी सोडियम आयंस, ठीक है। सोडियम आयंस एक्टिवली सिक्रीट हो रहे हैं बाहर, ठीक है। उसके पीछे पीछे जो है क्लोराइड आयंस आएंगे पैसिवली, ठीक है। सोडियम पोटाशियम एटीपीएज ने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया बाहर की तरफ, निकाला जी सोडियम आयंस को, तो पीछे पीछे क्या क्लोराइड आयंस पैसिवली आएंगे उसके पीछे। और ज़ाहिर है सोडियम क्लोराइड जब ऑस्मोटिक प्रेशर इधर आएगा, ठीक है, तो पीछे पीछे पानी भी आएगा। ज़ाहिर है साल्ट आ रहा है तो साल्ट के पीछे पानी आएगा। पानी कहाँ से आ रहा है जी, पानी ये एपिथेलियम से, और एपिथेलियम से पीछे क्या है जी, ड्रा हो रहा है। ये सारी चीज़ें कहाँ से, ब्लड वेसल जो हैं, ब्लड वेसल से, ठीक है। पानी के साथ प्रोटीन्स भी थोड़ी मिकदार में, एस्कॉर्बेट जो विटामिन सी आपको बताया था मैंने, ठीक है ना, वो भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या बना देंगी जी, एक्वस ह्यूमर बना देंगी, ठीक हो गया। और ये फिर न्यूट्रिशन वगैरह लेंस को प्रोवाइड करेगा, कॉर्निया को प्रोवाइड करेगा, ड्रेन आउट होता रहेगा, ठीक है। और ड्रेन आउट होता रहेगा। अगर कहीं एंगल में, इंटीरियर एंगल में पहले ब्लॉक आ गया तो होगा क्या कि इंटीरियर एंगल ब्लॉक होगा पहले, फिर ठीक है, उसकी वजह से जो है आयरिस पे दबाव पड़ेगा। ये देखिए पहले इंटीरियर एंगल अगर ब्लॉक हो जाता है ना, उसकी वजह से आगे वाले पोर्शन में पहले इंटीरियर चैम्बर में प्रेशर इंक्रीज होगा पहले, उसकी वजह से क्या होगा जी, आयरिस किसके साथ, लेंस के साथ चिपकेगा, उसकी वजह से रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक आएगा, ठीक है। रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक का मतलब ये है कि आगे वाले प्रेशर की वजह से आयरिस पीछे हुआ, दबा, और प्यूपल ब्लॉक हो गया। प्यूपल से अब पहले तो आगे से इधर से नहीं निकल रहा था एक्वस ह्यूमर, अब जो है इधर से भी आगे पोस्टीरियर से इंटीरियर भी नहीं जा सकेगा फ्लूइड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक कहेंगे इसको, ठीक है। इसकी वजह से आयरिस बम्बे डेवलप होगा। आयरिस बम्बे का मतलब ये है कि ज़ाहिर है आगे प्रेशर था ही, ठीक है, उसकी वजह से ही तो प्यूपल ब्लॉक आया, ठीक है। अब पीछे वाला प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक्वस ह्यूमर तो निकल रहा है, ठीक है, वो तो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से पीछे वाले जो पोस्टीरियर चैम्बर है इसमें डेवलप होगा प्रेशर। वो क्या करेगा, आयरिस बॉम्बे यानी आयरिस को ऐसे डोम शेप बना लेगा, ठीक है, इसको कहेंगे आयरिस बॉम्बे, ठीक है। आयरिस बॉम्बे की वजह से क्या होगा जी, मैकेनिकल एंगल ब्लॉक आएगा। मैकेनिकल एंगल ब्लॉक के एंगल जो है ना, पूरे का पूरा जो आगे से
ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अपने टर्म्स याद रखनी है कि आइरिस बॉम्बे क्या है, रिलेटिव पिपिलरी ब्लॉक क्या है, और फिर एट द एंड मैकेनिकल एंगल ब्लॉक क्या है। ठीक है।